साल है 2047। इंडिया अपनी 100वीं बर्थडे मना रहा है, लेकिन दिल्ली की सड़कें जहां जश्न होना चाहिए था, वहां भूखे, बेरोजगार, युद्ध का समंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। मुंबई के आसमान को छूने वाले बिलियनियर टावर्स चमक रहे हैं, लेकिन उनके नीचे दुनिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी फैला हुआ है। और चेन्नई की गलियों में लोग लड़ रहे हैं, न जमीन के लिए न पैसों के लिए, सिर्फ एक बकेट पानी के लिए। अब रुक जाओ और सोचो, क्या ये इंडिया का असली फ्यूचर हो सकता है? रोज हमें कहा जाता है इंडिया की यंग जनरेशन ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यंग नेशन, ब्राइट फ्यूचर, राइट? पर रुको और सोचो, अगर यूथ हमारी पावर है तो 40 करोड़ से ज्यादा इंडियंस बेरोजगार या अंडर एम्प्लॉयड क्यों हैं? अगर पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है तो गांव खाली और शहर घुट क्यों रहे हैं? अगर सिर्फ नंबर्स ही पावर देते हैं तो नाइजीरिया, जिसका पॉपुलेशन ब्लास्ट कर रहा है, अब तक सुपर पावर क्यों नहीं बना? और सबसे शॉकिंग पार्ट, एक्सपर्ट्स डिवाइडेड हैं। कुछ बोलते हैं इंडिया अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़ देगा और दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी बनेगा, और कुछ वार्न करते हैं 2047 तक इंडिया में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है। बेरोजगारी, दंगे, कास्ट रिलीजन क्लैशेस और एनवायरनमेंट का कोलैप्स। तो इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे वो झूठ जो हमें पॉपुलेशन के बारे में बताया गया, वो वार्निंग जो मीडिया या लीडर्स कभी नहीं दिखाते, और सबसे बड़ा क्वेश्चन 2047 का रियल सिनेरियो, सुपर पावर या सिविल वॉर। आंसर ढूंढने के लिए हमें फ्लैशबैक लेना पड़ेगा। साल 1951, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस, पॉपुलेशन 36 करोड़। साउंड स्मॉल कंपेयर टू टुडेज 140 करोड़, राइट? लेकिन उस टाइम के लिए ये एक टिकिंग बॉम्ब था। प्राइम मिनिस्टर नेहरू को एक शॉकिंग रिपोर्ट मिली, इंडिया के पास ज्यादा माउथ्स हैं, लेकिन खाने को कम फूड है। उस वक्त हर साल लाखों इंडियंस भूख से मर जाते थे, और दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया अपनी पॉपुलेशन को कभी फीड नहीं कर पाएगा। अमेरिकन प्रोफेसर पॉल एनलिच ने तो वार्निंग दी थी कि इंडिया फेमाइन के साथ कोलैप्स होगा। कंपेयर करो, यूएसए के पास उस वक्त सिर्फ 15 करोड़ पॉपुलेशन थी, लेकिन उनका जीडीपी इंडिया से 10 गुना ज्यादा। मतलब एक बात क्लियर थी, सिर्फ नंबर्स होने से पावर नहीं मिलती। अगर सिस्टम और रिसोर्सेज वीक है, पॉपुलेशन एक बर्डन बन जाती है। और इस बर्डन का असली फेस था राशन लाइंस। सबसे बेसिक चीज, रोटी, चावल, दूध लोगों के लिए लग्जरी था। हर दूसरा बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार था। इमेजिन कीजिए, आपके घर में 10 लोग हैं, लेकिन रोटी सिर्फ 4 के लिए, बाकी 6 क्या करेंगे? यही सिचुएशन थी इंडिया की 1950s में। लेकिन यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर 1950s में एक्सपर्ट सही थे, तो आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बना? क्या कहीं पे इक्वेशन चेंज हुआ? 1965 द ग्रीन रिवॉल्यूशन। पंजाब और हरियाणा के खेतों में साइंटिस्ट एमएस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग ने हाइब्रिड वीट उगाया। सडनली फूड प्रोडक्शन डबल। पहले हम अमेरिका से वीट मंगाते थे, लेकिन 1970s के एंड तक इंडिया ने अनाउंस किया कि हम अपने लोगों को फीड कर सकते हैं। लेकिन इसी डिकेड में एक दूसरा चैप्टर खुला, इमरजेंसी 1975। इंदिरा गांधी की सरकार और उनके बेटे संजय गांधी का ऑब्सेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, टारगेट 2 या 3 बच्चे बस, और तरीका जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन। 1976 से 77 में एक साल के अंदर 80 लाख स्टेरिलाइजेशंस। पूरी फैमिली को पकड़ के ऑपरेशन किया गया। मतलब 1970s एक पैराडॉक्स बन गया, एक तरफ मिरेकल, ग्रीन रिवॉल्यूशन, और दूसरी तरफ नाइटमेयर, स्टेरिलाइजेशन हॉरर। और एक सवाल यहीं से खड़ा हुआ, क्या पॉपुलेशन एक ब्लेसिंग है या फिर कर्स? इसका जवाब सिंपल नहीं है।
पॉपुलेशन अपने आप में ना तो एक ब्लेसिंग है और ना ही कर्स। ये डिसाइड करता है कि आप उस पॉपुलेशन के साथ करते क्या हो। एग्जाम्पल लो 1991 का। इंडिया के पास तब 84 करोड़ की पॉपुलेशन थी और इकोनॉमी क्रैश कर रही थी। फॉरेक्स रिजर्व्स सिर्फ 15 दिन की इंपोर्ट के लिए बचे थे और उसी वक्त आया लिबरलाइजेशन। दरवाजे खुले फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस राज से आजादी मिली। ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ और गैस करो, वो सेम पॉपुलेशन जो पहले एक बर्डन लग रही थी सडनली मार्केट बन गई। करोड़ों लोगों का एक साथ कंजप्शन, इकोनॉमी बन गया। टीवी, स्कूटर्स, मोबाइल फोन्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, सबके डिमांड क्रिएट हुए। और दूसरी तरफ सस्ते बट एजुकेटेड वर्कफोर्स ने आईटी और सर्विस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर दिया। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस के जायंट्स इसीलिए ग्रो कर पाए क्योंकि इंडिया के पास एक ओशियन ऑफ यंग इंग्लिश स्पीकिंग ग्रेजुएट्स थे। पॉपुलेशन ने कर्स नहीं बल्कि ब्लेसिंग का काम किया। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, वो ब्लेसिंग सिर्फ तब तक थी जब तक कि जॉब्स और इंडस्ट्रीज क्रिएट हो रही थी। लिबरलाइजेशन ने अर्बन मिडिल क्लास को ऊपर उठाया, लेकिन रूरल इंडिया और अनस्किल्ड यूथ पीछे रह गए। मतलब एक तरफ बेंगलोर में आईटी पार्क्स और दूसरी तरफ यूपी और बिहार के माइग्रेंट्स ऑटो चला रहे थे सड़कों पे। लेकिन फिर असली सवाल ये उठता है, क्या प्रॉब्लम सिर्फ पॉपुलेशन की है या सिस्टम की? आज पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट एक लाइन बार बार रिपीट करते हैं, इंडिया की मीडियन एज सिर्फ 28 है, मतलब आधा देश 28 साल से छोटा है। सुनने में एक जैकपॉट जैसा लगता है। यूथ पावर, डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, सब इसी को सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लेकिन असली सवाल ये है, यदि यूथ इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है तो क्यों 40 करोड़ इंडियंस के पास या तो नौकरी नहीं है या फिर नौकरी है पर स्किल के हिसाब से काम नहीं है और सैलरी भी कम है। एक सिंपल कंपैरिजन लो जापान से। जापान की एवरेज एज 48 है, मतलब उनकी पॉपुलेशन एजिंग है। उनके पास यंग लोग कम बचे हैं, लेकिन उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से 30 गुना ज्यादा है, क्योंकि जापान ने अपने लिमिटेड लोगों को हाईली स्किल्ड बनाया, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। फ्यूअर पीपल बट हाइपर प्रोडक्टिव। इंडिया में क्या हो रहा है, डिग्री होल्डर इंजीनियरिंग ओला या उबर चला रहा है, एमबीए कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। ये यूथ डिवाइडेंड है या फिर यूथ डिजास्टर? आपको लगता है पॉपुलेशन का फायदा है, लेकिन अगर स्किल्स, एजुकेशन और जॉब्स नहीं दिए गए तो वही यूथ एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाता है और इंडिया उसी बात पर चल रहा है। अब बात करते हैं एक और वजह की कि क्यों यूथ डिवाइडेंड भ्रम है। विलेजेस खाली हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ जॉब्स नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, स्कूल्स नहीं है, तो यूथ माइग्रेट करता है शहरों में और शहर का हाल घुट रहा है। मुंबई एशिया का रिचेस्ट सिटी, यहाँ बिलियनियर्स के एंटीलिया जैसे 27 फ्लोर मैंशंस हैं और वहीं साइड बाय साइड एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी। दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल, जहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रहते हैं, पर वही है दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी, सांस लेना भी मुश्किल। बेंगलोर इंडिया का सिलिकॉन वैली आईटी हब, लेकिन हर साल ड्रिंकिंग वाटर के लिए रायोट्स जैसी सिचुएशन होती है। एक तरफ कोडिंग का बूम, दूसरी तरफ बकेट में पानी के लिए फाइट। ये एग्जाम्पल्स एक ही चीज दिखाते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पॉपुलेशन के पेस के साथ ग्रो नहीं कर रहा। चाइना को देख लो, 1980s में उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेप लिया, वन चाइल्ड पॉलिसी, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल। उसके बदले जो रिसोर्सेज बचे उन्होंने रोड्स, मेट्रोज, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया। मतलब हर नई यूथ के लिए एक मशीन, एक फैक्ट्री, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। इंडिया ने क्या किया? बस सेलिब्रेट किया कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, लेकिन जॉब्स क्रिएट करने की जगह हमें अनएम्प्लॉयमेंट, स्लम्स, पॉल्यूशन और पानी की क्राइसिस मिले।
यूथ डिवाइडेंड को मैनेज करने की जगह हमने यूथ डिजास्टर का फाउंडेशन डाल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2047 में इंडिया सुपर पावर बनेगा या फिर सिविल वॉर? यदि हम एआई, ऑटोमेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और वाटर कंजप्शन में इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन को रिफॉर्म करते हैं, रोड लर्निंग की जगह इनोवेशन और रिसर्च पे फोकस देते हैं, तो इंडिया सुपर पावर बन सकता है, यूएसए और चाइना की इकोनॉमी को पीछे छोड़ सकता है। आप बताइए, पॉपुलेशन को स्ट्रेंथ बनाने का असली रास्ता क्या है? एजुकेशन, जॉब्स, एआई या फिर स्ट्रिक्ट कंट्रोल? अपने थॉट्स कमेंट में लिखो और यदि आपको लगता है ये डिस्कशन जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि 2047 सिर्फ 22 साल दूर है। सब्सक्राइब कीजिए इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली, क्योंकि यहाँ सच मिलता है नॉइज के पार।